आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। साथ ही जानेंगे अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। साथ ही जानेंगे कि सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर क्यों दिखाई देता है। साथ ही जानेंगे कि आधी डूबी हुई क्षण टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। साथ ही जानेंगे हम कि रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। आइए तो शुरू करते हैं हम। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी जब वो हवा से पानी में जाती है या पानी से कांच में जाती है या हवा से कांच में जाती है, तब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है तो वो एक पहले वाली मार्ग पर एकदम सीधी ना जाकर कुछ इधर उधर हट जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए मान लेते हैं ये जो रेखा है, इस रेखा के ऊपर हवा है और इस रेखा के नीचे पानी है, यानी ये रेखा दो मीडियम को पृथक कर रहा है। चूंकि ये रेखा दो मीडियम को पृथक कर रहा है, इसलिए इस रेखा को हम पृथककारी तल कहते हैं, पृथककारी तल कहते हैं, पृथककारी रेखा कहते हैं। हवा और पानी में हम जानते हैं कि हवा में कण पानी की तुलना में अधिक दूर दूर होते हैं और पानी में पार्टिकल कण हवा की तुलना में अधिक पास पास होते हैं। कहने का आशय ये है कि पानी के सापेक्ष हवा विरल है और हवा के सापेक्ष पानी सघन है। सघन इसलिए है, इसमें अणु पास पास है, इसमें अणु दूर दूर है। प्रकाश का किरण, चलिए मान लेते हैं ये प्रकाश का एक किरण है जो इस प्रकार आ रहा है एयर में। जब ये एयर से पानी में प्रवेश करता है तो ये अपने पहले वाले मार्ग पे एकदम सीधे ना जा करके इस मार्ग के थोड़ा इधर उधर विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस अपवर्तन से संबंधित कुछ बिंदुओं से हम पहले परिचित हो लेते हैं। हवा में आने वाली ये प्रकाश की किरण, इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण यानी ए और बी, ये जो रे है ये आपतित किरण है। ये जिस बिंदु पर आपतित होती है इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर अगर हम एक लंब डाल दें, कुछ इस प्रकार एक लंब डाल दें सीधा, जो दोनों माध्यमों में होके जाए, तो ये जो हमने लंब डाला है यन डैश से इंडिकेट कर रहे हैं, इस लंब को अभिलंब बोला जाता है। यानी यन डैश क्या है? अभिलंब है। प्रकाश की किरण जब हवा से पानी में जाता है, यानी विरल से सघन में जाता है, तो ये अभिलंब की ओर झुकता है, यानी इस मार्ग पर ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाता है। यानी आप देखिए प्रकाश का ये रे जिसे सीधा जाना चाहिए था, अगर माध्यम वही रहता यानी हवा ही रहता तो प्रकाश की किरण एकदम इस मार्ग पे जाती। लेकिन जब ये हवा से पानी में इंटर करता है तो सीधा ना जाकर के अपने मार्ग से विचलित हुआ है, हटा है। चूंकि ये विरल से सघन में जा रहा है इसीलिए अभिलंब की ओर झुका है।
झुका है, इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ हम जो अपवर्तन दिखा रहे हैं, इस अपवर्तन में प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रहा है, यानी प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है तो ये अपवर्तित किरण जिस किरण का अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तित किरण यानी दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण, अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह है आपका आपतित किरण, यह है आपका अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण नाम दे दे, ए बी आपतित किरण है, बी सी अपवर्तित किरण है। आपतित किरण ए बी जो आपका अभिलंब है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, और आपतन कोण को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बना रहा है, ये कोण, इस कोण को हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ अपवर्तन हो रहा है। यह है आपका अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। यानी प्रकाश की किरण जब सघन से विरल से, जब विरल से सघन माध्यम में जाता है, उस स्थिति में आपतन कोण आई बड़ा होता है अपवर्तन कोण आर से। आप यहां देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है तो अपने मार्ग पे ना जाकर के थोड़ा सा विचलित हुआ है, यानी यहाँ अपवर्तन हुआ है। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी देखें कि अपवर्तन दो प्रकार का होता है। एक प्रकार यहाँ आपको दिखाया गया है, कब, जब प्रकाश का किरण विरल से सघन में जा रहा है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकी है। ठीक इसी प्रकार प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाएगी, सघन आप यहां पानी ले लीजिए और इसे हवा मान लेते हैं, यानी प्रकाश का किरण जब सघन से विरल में जाएगी, उस स्थिति में ये अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर ना झुक करके अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब की ओर कब झुकेगी? जब प्रकाश का किरण विरल से सघन में आ रहा हो। यहां तो प्रकाश का किरण सघन से विरल में जा रहा है, इस स्थिति में अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकने के बजाय अभिलंब से दूर हटती है। यह है आपका अपवर्तित किरण। यानी इस कंडीशन में, दूसरा कंडीशन अगर हम इसे मान ले तो दूसरे कंडीशन में आपतन कोण आई छोटा होता है और अपवर्तन कोण आर बड़ा होता है। इस प्रकार हमने देखा प्रकाश का अपवर्तन दो स्थितियों में होता है। पहली स्थिति जब प्रकाश का किरण विरल से सघन में जाता है, उस स्थिति में आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण छोटा होता है। दूसरी स्थिति ये जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, उस स्थिति में आपतन कोण छोटा होता है अपवर्तन कोण से। तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो महत्वपूर्ण बिंदु, दो महत्वपूर्ण बातें इसमें देखने को मिलती हैं। पहला, जिसे हम लोग अपवर्तन का नियम नंबर 1 कहते हैं। चलिए मान लेते हैं ये आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। ए बी आपतित किरण है, बी सी अपवर्तित किरण है और एन डैश अभिलंब है। ये जो रेखा है जिसे हम कुछ नाम दे देते हैं जेड डैश, ये पृथककारी तल है। ये है आपका आपतन कोण आई, ये है अपवर्तन कोण आर। ये जो फिगर हमने बनाया है, ये फिगर हमने बनाया है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है।
अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुका है, ऐसा तभी होता है जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है। ये है तो अपवर्तन की घटना में दो महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं। नंबर एक आपतित किरण यानी AB, अपवर्तित किरण यानी BC, और अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब, ये जो n और n डैश है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा है z डैश, अगर इस पर हम दीवार खड़ा करें इस प्रकार, तो आपतित किरण AB, अपवर्तित किरण BC और अविलंब n डैश तीनों उसी दीवार में आएंगे। अपवर्तन से संबंधित दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिसे अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं, इस नियम में देखा जाता है कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इनका रेशियो सदैव नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये जो नियतांक है, इस नियतांक को हम लोग, अगर इसको हम लोग माध्यम नंबर 1 मान ले, इसे माध्यम नंबर 2 मान ले, तो इस नियतांक को हम लोग लिखते हैं 1n2। प्रकाश की किरण देखिए 1 से 2 में जा रहा है, तो वो चीज यहां दर्शाया गया है 1n2। इसे पढ़ा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये जो नियतांक है, इसी नियतांक को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं और n से इंडिकेट करते हैं। चूंकि प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, इसलिए इस n को हम 1n2 लिखते हैं और पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम इसे माध्यम नंबर 1 के बजाय हवा माने, एयर माने, और माध्यम नंबर 2 को माध्यम नंबर 2 के बजाय हम वाटर माने, पानी माने, तो इसी n को हम लिख सकते हैं ANW, A फॉर एयर, W फॉर वाटर, और इसे पढ़ेंगे हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। यानी अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को, उसी अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं और इसे n से इंडिकेट करते हैं। पढ़ते इसे हैं 1n2, लिखते हैं 1n2 और पढ़ेंगे इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जब इसे हम ANW लिखेंगे तब पढ़ेंगे हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो यह है अपवर्तन से संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें, जिसे हम लोग अपवर्तन का नियम कहते हैं। आइए साथ साथ देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। हमने देखा अपवर्तन की घटना में कि जब प्रकाश का किरण माध्यम नंबर 1 से माध्यम नंबर 2 में जा रहा है, तब हम देखते हैं कि साइन I बटे साइन R को हम लिखते हैं 1n2। यही है अपवर्तनांक। इसे कब हम निरपेक्ष पढ़ते हैं, कब सापेक्ष पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। ये जो माध्यम नंबर 1 है, अगर यदि माध्यम नंबर 1, यदि ये जो माध्यम नंबर 1 है ये एयर हो, हवा हो, जब माध्यम नंबर 1 हवा होता है, उस स्थिति में हम इस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ते हैं। यानी हम पढ़ रहे हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक n निरपेक्ष अपवर्तनांक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला माध्यम है, जिस माध्यम में प्रकाश आपतित हो रही है, वो एयर है।
तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये है कि इन दो माध्यमों में से जो पहला माध्यम है वो हवा है। जब पहला माध्यम हवा होता है तो अपवर्तनांक को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ते हैं। दूसरा वर्ड देखने को मिलता है सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कब कहते हैं? जब पहला माध्यम हवा ना हो। जब पहला माध्यम हवा ना हो तब अपवर्तनांक को हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे हमने 1n2 यह सापेक्ष अपवर्तनांक है, यानी पहला माध्यम हवा नहीं है। अगर पहला माध्यम हवा है तो हम इसे नहीं लिखेंगे और सीधे पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये रहा आपका सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। साथ ही साथ देखते हैं अपवर्तनांक पर निर्भरता। अपवर्तनांक पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक पर निर्भरता। ये जो अपवर्तनांक होता है यानी n का वैल्यू, n का जो मान होता है, ये नंबर 1 पदार्थ पर निर्भर होता है। पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की नेचर पर निर्भर होता है। पदार्थ की नेचर पर निर्भर होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्रकाश का किरण जब हवा से पानी में जाता है, चलिए मान लेते हैं इस स्थिति में इसका अपवर्तनांक, प्रकाश का किरण जब हवा से पानी में जा रहा है, उस स्थिति में इसका अपवर्तनांक चलिए मान लेते हैं, एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 1.5 है। अब हम ये जो मैटर है पानी, इसको हम चेंज करते हैं, यानी पानी के बजाय हम यहां पर कांच ले लें, पदार्थ चेंज कर रहे हैं। उस स्थिति में ये जो n का वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा। यानी पदार्थ के नेचर पर, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर होता है n का मान। दूसरा ये जो n का मान है, पहला n का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर है। दूसरा n का मान कलर पर भी निर्भर होता है, यानी प्रकाश की रंग पर निर्भर होता है। प्रकाश की रंग पर निर्भर होता है। जैसे समझिए, चलिए मान लेते हैं प्रकाश का हरा प्रकाश ले लेते हैं। हरा प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इसके लिए n का एक रैंडम मान ले लेते हैं, 1.4 है। यानी हरा, ग्रीन कलर का रे, या यूं कहिए ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट जब हवा से पानी में जा रहा है, उस दशा में मान लेते हैं अपवर्तनांक 1.4 है। अगर हम इस ग्रीन लाइट की जगह पे रेड लाइट ले, यानी कलर चेंज करें, तो ये n का मान चेंज हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपवर्तनांक प्रकाश की कलर पर भी निर्भर होता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होता है। इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि ये जो अपवर्तनांक है ये पदार्थ के टेम्परेचर पर भी निर्भर होता है, पदार्थ के ताप पर भी निर्भर होता है। हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर स्पीड बढ़ जाती है। अपवर्तन का जो कारण है वो चाल है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होना। अगर सभी माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग अलग ना होता, समान होता, तो उस स्थिति में अपवर्तन देखने को नहीं मिलता। चूंकि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है,
इसीलिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ताप बढ़ाने पर प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, और चाल बढ़ जाएगी तो अपवर्तनांक प्रभावित होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर है, प्रकाश के रंग पर निर्भर है, साथ ही साथ पदार्थ की भौतिक अवस्था पर भी निर्भर होता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर होता है। जैसे आप ले लीजिए वाटर। वाटर की हम 3 स्टेज देखते हैं। ठोस रूप में भी उसे देख सकते हैं, द्रव रूप में भी उसे देखते हैं, और गैसीय फॉर्म में भी उसे देख सकते हैं, स्टीम के रूप में। तो पानी की क्या अवस्था है, वो ठोस है, द्रव है कि गैस है? अगर ठोस है तो वहाँ n का मान कुछ और होगा। अगर वो लिक्विड है, पानी है, तो उस स्थिति में n का मान कुछ और होता है। अगर वो गैसीय फॉर्म में है तो उस स्थिति में n का मान कुछ और होता है। तो ये अपवर्तनांक की निर्भरता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण अपवर्तन के कारण ही प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही प्रकृति में कुछ घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर किसी पानी में एक छड़ हम ले और उसको पानी में आधा डुबोए तो वो छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही रात के समय तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें क्षितिज से नीचा होने पर भी हमें दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण ही बाल्टी में रखा हुआ सिक्का हमें ऊपर दिखाई देता है, यानी उसकी वास्तविक स्थिति हमें नहीं दिखाई देती है। तो ये प्रकृति में होने वाली कुछ घटनाएं हैं। ये होता है अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए मान लेते हैं यह है माध्यम नंबर 1, यह है माध्यम नंबर 2। प्रकाश का किरण चलिए मान लेते हैं माध्यम नंबर 1 से माध्यम नंबर 2 में जा रहा है। इस स्थिति में यह है आपतन कोण I, यह है अपवर्तन कोण R। इस फिगर के लिए स्नेल का नियम है sin I बाई sin R इक्वल टू 1n2। यही है स्नेल का नियम। यदि हम ये जो रे है इसके मार्ग को उलट दे, यदि हम प्रकाश के मार्ग को उलट दे, उस दशा में इसे हम लिखेंगे sin R बटे sin I इक्वल टू 2n1। इसे बना देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का गुणा कर देते हैं। अगर हम समीकरण 1 और 2 का गुणा करें तो हमें मिलता क्या है, आइए देखते हैं। तब हमें मिलता है sin I बाई sin R इंटू sin R बाई sin I इक्वल टू 1n2 इंटू 2n1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलता है, इसको हम पहले लिख रहे हैं 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1।
यानी एक हमें सूत्र मिला, क्या मिला? एक हमें सूत्र ये मिला कि 1n2 गुणे 2n1, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमें 1 मिलता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2 इक्वल टू 1/2n1, यानी 1n2 को अगर हम अंश से हर में ले जाए तो ये जो माध्यम का स्थान है वो एक्सचेंज हो जाता है। जहां 1 है वहां 2 आ जाता है, जहां 2 है वो 1 हो जाता है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है उस स्थिति में हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुत करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण सूत्र आपको मिला। इसी प्रकार यदि प्रकाश एक माध्यम से माध्यम नंबर 1 से माध्यम नंबर 2 में जाए और माध्यम नंबर 2 से माध्यम नंबर 3 में जाए और फिर माध्यम नंबर 3 से पहले ही माध्यम में वापस आ जाए, यानी ये जो सूत्र हमें मिला है 2 माध्यमों के लिए। एक अगला सूत्र हम देखते हैं 3 माध्यमों के लिए, यानी प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, फिर दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जा रहा है, फिर तीसरे माध्यम से पहले माध्यम में आ रहा है, यानी 3 माध्यमों के लिए। तो इन 2 माध्यमों के लिए सूत्र हमें मिलता है 1n2, इन दोनों के लिए हमें मिलता है 2n3 और इन दोनों के लिए हमें मिलेगा 3n1। जब प्रकाश का किरण इससे इसमें जाएगा तो उसके लिए अपवर्तनांक लिखेंगे 1n2, जब इससे इसमें जाएगा तो लिखेंगे 2n3 और जब 3 से 1 में जाएगा तो लिखेंगे 3n1। इन तीनों का स्नेल के नियम के अनुसार लेके इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें इसका भी वैल्यू मिलता है 1। यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2n3 इक्वल टू 1/1n2 इंटू 3n1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा? हाँ, 2n3 इक्वल टू, ये जो 3n1 है इसे हम ऊपर ले जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 1n3 और नीचे आपका पहले से है 1n2, यानी 2n3 को हम लिख सकते हैं 1n3/1n2, या इसी को हम लिखते हैं 2n3 इक्वल टू n3/n2, जहां n3 निरपेक्ष अपवर्तनांक है, n2 निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये माध्यम नंबर 3 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये माध्यम नंबर 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। इस प्रकार हमें 2 महत्वपूर्ण सूत्र मिले जिनका इस्तेमाल हम करेंगे इस चैप्टर का जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे।